ओके। अब थोड़ा सा अविनाश हुए, आदित्य हुए, आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। चर्चा होती है तो थोड़ा फेस टू फेस रहे तो बढ़िया रहता है, बट दैट्स ऑल, जी सर। नथिंग एल्स। एक बार देखते हैं वापस। जो लोग कर सकते हैं ऑन वीडियो उस स्थिति में है वो कर ले, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। अभी तक हमने जो पढ़ा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, उसका एक अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ पहुंच रहे हैं ठीक से। क्वेश्चंस, ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार के देखिए, कोई 2019 और 2020 दो का मैंने खाली देखा, कोई बहुत ज्यादा पुराने में जाने का फायदा नहीं, बहुत डायनेमिकली ये चेंज होता है, थोड़ा चेंजिंग टॉपिक है और चेंजिंग पैटर्न है, तो इसलिए इसको देखते हैं। कहता है कि फर्टिगेशन, फर्टिगेशन शब्द पूछा हुआ है कि फर्टिगेशन जो है टेक्निक है, उसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ है भाई। फर्टिगेशन का अर्थ क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इरिगेशन, बोथ प्रोसेसेस कंबाइन टुगेदर। हम जानते हैं कि क्लासिकली व्हाट हैज बीन हैपनिंग, जो है वो क्या होता रहा है कि भाई फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन अलग चीज है और सिंचाई अलग चीज है, लेकिन उन दोनों को कंबाइन अगर कर दिया जाए तो उससे क्या लाभ होता है। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। जो इरिगेशन वाटर है, ठीक है, वो सिंचाई का जो जल है उसमें जो अल्कलिनिटी है वो अगर क्षारीय है तो उसको मदद की जा सकती है, उसको बैलेंस किया जा सकता है। या रॉक फॉस्फेट जो होती है, और जो भी फॉस्फेट वाले फर्टिलाइजर्स हैं उनका एप्लीकेशन उनको अच्छे से जो है पौधों तक पहुंचाया जा सकता है, ये उसका बेनिफिट है क्या। तीसरा पूछता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं फर्टिलाइजर्स में, अगर सिंचाई के साथ साथ ही उनका उपयोग कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छे से पहुंच जाएंगे, क्या ये फायदा है। या रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल, कि जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स लीच हो जाते हैं, पड़े पड़े हैं और वो लीच हो जाते हैं, नीचे जमीन में चले जाते हैं, अगर पानी ऐसे फैलाएंगे इस प्रकार से, अगर सिंचाई के साथ साथ जाएगा, प्रॉपर सिंचाई के साधनों के साथ साथ, तो वो अपने सही गंतव्य को, अपने सही नियति को प्राप्त होगा। इज दैट द बेनिफिट। तो ये हमने तो पढ़ा नहीं है, ये कैसे आएगा हमको। ये दरअसल सच पूछिए तो ये करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मैंने बोला था कि टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इफ यू आस्क मी। Fertigation is a new technology, is a modern innovation that has happened in agriculture. Okay, तो फर्टिगेशन के लिए है। अब इसमें मैं, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फर्टिगेशन पढ़ते समय ही आपको पता चल जाएगा, उसमें देता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स। तो वहां पर सबसे पहला पॉइंट ही यही आता है कि ऐसे फर्टिलाइजर्स, दोज काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स विच हैव द टेंडेंसी टू प्रेसिपिटेट, जो कि अवसाद, एक दूसरे से रिएक्ट करके अवसादित हो जाते हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। जो पानी में घुल सकें और जड़ों तक पहुंच सकें वो बेटर है। तो फॉस्फेट, जो रॉक फॉस्फेट और अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, उनकी यही तो लिमिटेशन होती है कि वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू प्रेसिपिटेट, इसलिए उनके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर मान लीजिए और कुछ ना आता होता, खाली जो है ये चीज हमें मालूम है, तो दो चीजें मालूम आ गई है, तो अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जरा बताइए। डज इट रिक्वायर न्यूक्लियर फिजिक्स टू फाइंड आउट दैट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स विल इंक्रीज। ये तो हमको मालूम ही है, ये तो इसका यही तो बेनिफिट है, इसलिए तो कंबाइन कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि तीन सही है, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि जो है रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पानी में घोल कर उनकी जड़ों तक पहुंचा रहे हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होकर वो पहुंच रहा है। मान लीजिए इसको मॉडर्न टेक्निक से ड्रिप इरिगेशन और इस तरह की टेक्निक से आप कंबाइन कर देंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, इट विल नॉट लीच डाउन अननेसेसरीली। तो ये तो ठीक है, 3 और 4 हो गया। अब इसमें खाली अगर आप फर्टिगेशन को एक बार भी पढ़े हुए हैं एज अ टेक्नोलॉजी, एज अ टेक्निक, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू नोटिस देयर इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्टिगेशन। इतना अच्छा ही है तो किन के लिए नहीं अच्छा है, उसमें पहली चीज यही आती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारा प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि आंसर तो मैंने हाईलाइट कर ही रखा है। दैट्स नॉट द प्रायोरिटी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड वेयर आर दे एमिंग एट। यूपीएससी कहाँ पर अपना फोकस डाल रहा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। जो मैंने पाया है अपने जो है छोटे से एनालिसिस के आधार पर, वो ये है दोस्तों कि दे आर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम एप्लीकेशन साइड मोर। थ्योरी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन साइड से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, और वो क्वेश्चंस आर इन द नेचर ऑफ एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उस तरह के क्वेश्चन जो है ज्यादा आते हैं। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि पूरा नहीं, लेकिन जो कुरुक्षेत्र मैगजीन होती है उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक आया हो साल भर का, उसको हल्के से ब्राउज कर जाइए बस। और यदि उसमें कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, फर्टिगेशन हो गया, ठीक है, इस तरह के जितना भी इंटरक्रॉपिंग हो गया, अगर इस तरह की कोई चीज आपको इनकाउंटर होती है तो थोड़ा सा उसे ध्यान से पढ़िए,
पूरा कुरुक्षेत्र चार्ट जाने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एंड इट इज नॉट अ गुड इनपुट आउटपुट रेशियो, इट डज नॉट हैव अ गुड इनपुट आउटपुट रेशियो। मेहनत बहुत पड़ेगी, उसका रिजल्ट बहुत कम आएगा, फिर भी क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो नहीं हो पाएंगे, दैट्स द रियलिटी, वी विल एक्सेप्ट इट। तो इसलिए एक हल्का सा ब्राउज कर दे, एग्रीकल्चर के टॉपिक जो कुरुक्षेत्र में आते हैं उन्हें हल्के से देख लीजिए, लेकिन उसमें कोई बॉक्स बना हुआ है स्पेशल, मान लीजिए आर्टिकल लिखा हुआ, उसमें एक बक्सा बना हुआ है कि फर्टिगेशन फलाना धमाका, वो जरूर देख लीजिए, उससे आपको फायदा होगा। दैट इज द ओनली थिंग यू शुड सी। देखिए वैसे ही एप्लीकेशन बेस्ड चीजें पूछ रहा है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड चीजें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक ही साल के पेपर में देखिए दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं। पूछता है कि भारत में जो रासायनिक उर्वरक हैं उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो बाजार उनकी कीमत तय करता है, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं करती है। दूसरा है अमोनिया, जो कि यूरिया में होता है, वो नेचुरल गैस से बनता है। तीसरा सल्फर, जो कि एक रॉ मटेरियल है फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर, इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रिफाइनरी, वो रिफाइनरीज से भी सल्फर मिलता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज करेक्ट, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें और कोई उपाय नहीं, यू कैन नॉट नो ऑल द थ्री, ये एलिमिनेशन के अलावा इसका कोई तरीका ही नहीं। अगर किसी जुगाड़ से आपने कहीं इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है कि रिटेल प्राइस जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो है वो पूरी तरह से मार्केट ड्रिवन नहीं है, उसमें से अभी भी, अगर मैं ध्यान से समझ रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन तीन जो है NPK, तीन होता है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, उनमें से शायद नाइट्रोजन अभी भी कंट्रोल्ड है। आई थिंक आई विल हैव टू सी, आई विल हैव टू चेक। बाकी दो 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 डिरेगुलेटेड है, एक रेगुलेटेड, तो ये कथन पूरी तरह से सही नहीं, ठीक है, एक अभी भी रेगुलेटेड है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक एक गलत मिल गया, बाकी दो नहीं भी आता है, तो आप थोड़ा सा नैरो डाउन कर सकते हैं। अब अगर आप एक को सही मानते हैं तो आप कम से कम A और B में रह गया आपका मैटर, है कि नहीं। तो अगर आपने गाहे बगाहे कहीं पढ़ा हुआ है कि हाँ भाई रिफाइनरी से सल्फाइड जो है, सल्फर जो है प्रोड्यूस होता है, थोड़ा सा स्पैन जो है आपको, यानी ये सब देखिए तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही तो है कि ये फर्टिलाइजर जो है इसका इंडिया में कौन सी, कहाँ कहाँ पैदा होता है, फर्टिलाइजर्स की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, जैसे ही पता होगा आप ये फट से कर ले जाएंगे कि पता चलेगा आपको कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो बाई प्रोडक्ट है सल्फर है, वो जो है फर्टिलाइजर में काम आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी मैं बता देता हूँ कि हम लोग बहुत अधिक पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से तैयार करेंगे तो 50-60% क्वेश्चन कर ले जाएंगे, 30-40 परसेंट क्वेश्चन होंगे जो नहीं हो पाएंगे, बट दिस इज अ गुड सक्सेस रेशियो, डू नॉट वरी अबाउट दैट। देखिए ये आया, हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से ये पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है कि जो ब्लैक ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, उड़द, उड़द जिसे बोलते हैं ना, वो खरीफ और रबी दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। वो पूछ रहा है क्या है, कहाँ से वो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा स्टेटमेंट है, ग्रीन ग्राम मूंग जो है वो पल्सेस, जितना दालों के अंदर जितना क्षेत्र है उसका आधा मूंग ही उगाया जाता है। तीसरा है, इन द लास्ट 3, पिछले 3 दशकों में खरीफ जो पल्सेस हैं, खरीफ में उगाई जाने वाली जो दालें हैं वो बढ़ी हैं, और जो रबी में जो दालें हैं वो घटी हैं। अब आप बताइए, अभी अभी हमने हल्का, ये क्वेश्चन सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं था जब मैं नोट्स बना रहा था, संयोग की बात है। देखिए हमने जिस तरह से पढ़ा, हमने पहली चीज दालों के बारे में क्या पढ़ी कि टोटल एरिया में कितना परसेंट में है दालें, 11%, एक तो ये पढ़ा था। उसके बाद दूसरी ही चीज हमने पढ़ ली थी कि जो चना है ना, चना, जो हम लोग चना, हम लोग जिसे समझते हैं चना, वो जो चना है वो दरअसल 2/5 भाग में वही अकेले है, ठीक, अकेले 2/5 भाग में वही उगता है, 5 में से 2 भाग में ही उगता है। तो फिर ये मूंग जो है आप बहुत इजीली समझ सकते हैं कि ये मूंग वाली जो बात कही जा रही है वो सही नहीं हो सकती है कि दालों का टोटल दाल जितना उग रहा है उसमें से आधा मूंग ही है। नो, दैट्स नॉट करेक्ट, ठीक है। पहला सेंटेंस देख लीजिए, पहला सेंटेंस क्या है कि उड़द जो है वो कल्टीवेटेड बोथ एज खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। आपको याद होगा कि हमने तो तीन तीन तरह की दालों को अलग कर दिया था और चने को अलग कर दिया था कि चना जो है वो मुख्य रूप से रबी है, जो हम चना जिसको समझते हैं वो रबी क्रॉप है, और तूर, अरहर, याद है आपको, याद आ गया होगा, अरहर, मूंग, उड़द, ये सब जो है वो खरीफ के तौर पे होते हैं, तो वो दोनों तरह से, ठीक है। लेकिन ये
उड़द, उड़द एक ऐसी दाल है, हमने उस समय बात की थी, जो काला ब्लैक ग्राम बोलते हैं या उड़द बोलते हैं, वो एक ऐसी क्रॉप है जो खरीफ और रबी दोनों तरह से उगाई जा सकती है। मूंग नहीं उगाई जा सकती है, अरहर नहीं उगाई जा सकती है, ये हम जानते हैं। तो आप देखिए, अगर अब देखते हैं कि हमारा जो लॉजिक है एलिमिनेशन का, वो काम करता है क्या। आज के लेक्चर से मान लीजिए हमको सिर्फ इतना ही समझ में आया और नहीं याद आ रहा है, सिर्फ इतना एक चीज सेकंड पे ही हम लगे हुए हैं कि ग्रीन ग्राम मूंग जो है वो टोटल दालों के प्रोडक्शन का आधा है। अगर हमने ठीक से पढ़ा है आज का ही लेक्चर, तो हम जानते हैं कि गलत बात है, ये ठीक ठीक नहीं है, ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 2/5 तो नॉर्मल वाला चना है, तो ये हो ही नहीं सकता कि आधा हो, बाकी में सब आते हैं, अरहर मूंग उड़द सब बाकी में आ जाता है, तो ये सेंटेंस गलत है। देखिए संजोग, देखिए कि अगर खाली हमको सेकंड वाला मालूम हो तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि सब में दो दो है। अगर हम जानते हैं कि नंबर 2 वाला स्टेटमेंट गलत है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन दोबारा थोड़ा आने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा इसलिए हम बड़े काबिल हो गए, लेकिन जिस पैटर्न पे हम पढ़ रहे हैं उसमें से जो स्पेशल स्पेशल पॉइंट्स जो मैं आपको बीच बीच में बोलता रहा हूँ, वो अगर याद रह जाएंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो पैटर्न्स को आप याद रखिएगा। पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सी क्रॉप है जो सब ट्रॉपिकल है और अगर पाला पड़ गया तो नुकसान हो सकता है इसका। ये देखिए, आप विश्वास करिए कि ये भी ध्यान में नहीं था कि कम से कम 210 दिन ऐसे चाहिए जो क्लीन हो एकदम, ठीक है, 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो, और सुनिए कि एक अच्छी सी वेल ड्रेन्ड सॉइल कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर। क्या लाइन है, देखिए बहुत बढ़िया लाइन है। ये कहता है कि वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, कि सॉइल वेल ड्रेन्ड हो, यानी उसमें से पानी निकल जाए, वाटर लॉगिंग नहीं हो, लेकिन फिर भी उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि मॉइस्चर को रिटेन कर सके। किस सॉइल की बात हो रही है, हमने क्या कहा था कि इस विरोधाभास को, हाँ सबसे अच्छी काली मिट्टी, बिल्कुल सही, काली मिट्टी है, काली ब्लैक सॉइल सर। मिट्टी है। ये मुख्य रूप से काली मिट्टी होती है, जो ज्यादा अपने में रुकने भी नहीं देगी और उसे होल्ड भी कर सकेगी। तो ये कौन सी फसल है, इस प्रकार से सवाल पूछा जा रहा है। आज कॉटन को आया है, कल को शुगर केन के लिए आ सकता है, ज्वार के लिए आ सकता है, बाजरा के लिए आ सकता है। इसलिए हम उस पैटर्न पर पढ़ रहे हैं कि सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। फिर पूछता है कि शुगर केन के कल्टीवेशन में, शुगर केन की जो खेती होती है उसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है सीड मटेरियल में बड़ी बचत हो जाती है अगर बर्ड चिप सेटिंग, ये एक टेक्निक है, फार्मिंग की टेक्निक है। वो कल्ला नहीं काटते हैं, कल्ला जो बैठाते हैं, कलम कल्ला काट के बैठाते हैं, वो वाली टेक्निक है। तो उसमें जो है बहुत अच्छे से हमारे सीड मटेरियल की बचत हो सकती है, ये कह रहा है नंबर 1, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग मेथड में हमेशा सेविंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दूसरा पूछता है कि जब डायरेक्ट प्लांटिंग की जाती है, ये जो कटा हुआ जो डंठल है इसकी डायरेक्ट प्लांटिंग की जाती है, तो जर्मिनेशन परसेंटेज बेटर होता है, और सिंगल बर्डेड जो सेट्स हैं वो मेनी बर्ड्स जिनमें एक कल्ला आया है, वो उनकी तुलना में ज्यादा अच्छे होंगे जिनमें 3 कल्ला आया है, 2 या 3 हो, तो उनसे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होगा जर्मिनेशन में। इसमें कॉमन सेंस लगाते हैं, चलिए हो सकता है गलत निकले, लेकिन कॉमन सेंस लगाइए। एक बात बताइए, अल्टीमेटली सारा लड़ाई किस चीज का है कि 100 सीड हमने बोया है तो 100 में से 100 में भी अखुआ आ जाए, यही है ना, 100 के 100 अंकुरित हो जाए, यही है जर्मिनेशन का, यही गेम है। तो जो जो आपने एक टुकड़ा लगाया है उसमें एक ही कल्ला है, अगर वो फेल हो गया तो वो पूरा सीड गया ना। लेकिन अगर कोई चिप सेट है, एक सेट है जिसमें एक से अधिक अखुए हैं, तो एक नहीं तो दूसरा उग जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा उग जाएगा। यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। तो सक्सेस रेशियो किसमें ज्यादा होगा, ये कॉमन सेंस के आधार पर है, ठीक। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर मौसम खराब हो, अगर मौसम खराब हो और जब डायरेक्टली प्लांट किया जाए, उन्हें ट्रांसप्लांट के बजाय डायरेक्टली प्लांट किया जाए, तो कहता है कि कौन जो है वो बेटर होगा और कौन कमजोर। सिंगल बर्डेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर्ड टू लार्ज सेट्स, ये भी बात ठीक नहीं लग रहा है कि जो बड़े होंगे उनका सर्वाइवल का चांस जो है वो ज्यादा होगा। फिर कहता है शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का सुने होंगे आप लोग, साइंस टेक्नोलॉजी में तो पढ़ते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हाँ, जो कि सीड की जरूरत ना पड़े, यस सर। जो बॉडी से बॉडी बन जाए, समझे आपकी, जो शरीर से शरीर बन जाए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो टेक्निक्स है, टिश्यू कल्चर बहुत अच्छे से उसमें काम करता है। इस प्रकार से ये, अब ये सारा सारा क्वेश्चन कहाँ से आया है, कहीं ना कहीं कोई आर्टिकल, कोई कुरुक्षेत्र में कोई कहीं आर्टिकल निकला हुआ चीज है कि भाई शुगर केन की खेती में ये नए नए ट्रेंड आए हैं सामने, ये नए नए जो है प्रैक्टिसेस चल रही है, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो हमको अगर सिर्फ ये आता है, पहला ही आता है या चौथा ही आता है, तो भी एलिमिनेट हो जाता है फट से। लेकिन अच्छा ये है कि देखिए, कुल मिलाकर मैं गंभीर बात आपको बता देता हूँ,
सब घूम घाम के भाई 3 से 4 क्वेश्चन आपका हो सकता है सही, अगर आप ये 5-6 क्रॉप्स अच्छे से पढ़ लीजिए खाली, कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और आज की तारीख में किसानों के लिए क्या क्या टेक्निक्स मार्केट में आई है। आपको इंडिया रिव्यूअर बुक रखने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आज की तारीख में कहाँ हिंदुस्तान के कौन से हिस्से में क्या टेक्निक्स अच्छे से काम कर रही हैं, इतने पे काम हो जाया करता है। देखिए फिर वैसे ही जैसे फर्टिगेशन था, वैसे ही एक टर्म है बायोचार। बायोचार जो है वो आया होगा कहीं किसी मैगजीन में, कहीं पे एक लेख आया होगा, न्यूज़पेपर में निकला होगा कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है भाई, जिससे जो है वर्टिकल फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्रोइंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई पौधा कहाँ उगेगा, मिट्टी में उगेगा ना भाई, तो उसको कौन सा एक अच्छा सा सपोर्ट सिस्टम मटेरियल उसमें मिला दीजिए तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। वर्टिकल फार्मिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। और इसमें जो है नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ये सब चीजें उसमें आई हुई होंगी, ये सब करंट अफेयर्स का इस सारा क्वेश्चन है। इस पर मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जीरो टिलेज देखिए फिर आया ऐसे ही। आप याद रखिएगा कि जितने टर्म्स स्पेशल टर्म्स देखें एग्रीकल्चर में उसको तुरंत झपट लीजिए, उसके बारे में कम से कम 4-5 चीज जरूर पढ़ लीजिए, बस हो जाएगा काम। 5 पॉइंट निकाल लीजिए, हो जाएगा। जीरो टिलेज का क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ कि भैया हम जो है टिलिंग नहीं करेंगे, जोतेंगे नहीं खेत। ऐसी टेक्नोलॉजी कुछ किया जाए कि जोतना नहीं पड़े, ठीक है, खेत को जोता नहीं जाए और फिर भी खेती हो जाए। जीरो टिलेज तो कहता है कि ये ज्यादा अच्छा होता है। नए रिसर्च ने बताया कि जो खेत होता है आप जोतते हैं, बार बार सॉइल को पलटते हैं, इससे बहुत नुकसान होता है, सॉइल का भी नुकसान होता है, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स खराब होते हैं। तो पूछता है कि जीरो टिलेज का क्या फायदा है। नंबर एक कि बिना, आप देखिए ना, जो सबसे बड़ी समस्या ये आपने जानते हैं कहाँ से आपको पता चला होगा, जिसने वो फॉलो किया होगा कि पंजाब के आसपास, दिल्ली के आसपास के जो खेत जलने वाला था ना, खेतों को जलाया जा रहा है, जो स्टम्प्स जहाँ जो मैकेनाइज्ड पुआली जलाई जाती थी सर। स्मॉग हो गया है दिल्ली में, इतना सारा फॉग और वो स्मॉग हो गया है। और उसका कारण एक या कारण ये भी बताया जा रहा है कि भाई जो है किसान जो है वो खेत जलाते हैं। तो खेत क्यों जलाते हैं वो? ताकि जो जो कटी हुई फसल का जो हिस्सा बाकी रह गया है वो समाप्त हो जाए, ताकि हम खोद खाद के अच्छे से जोत जात के उसको नया फसल के लिए तैयार कर सकें। तो अगर जोतने की आवश्यकता ही न पड़ेगी तो जो जो खूंट बची हुई है वही अगर खाद की तरह, वही सड़ गल के खाद की तरह इस्तेमाल हो जाए, जोतना ना पड़े, तो सबसे अच्छा भाई, वो एक समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह से ये चीजें आपके करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं आती हैं और हम मिस कर जाते हैं। फिर बोलता है कि विदाउट नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस सैपलिंग्स डायरेक्ट प्लांटिंग की जा सकती है। अगर अगर ठीक, बिल्कुल सही बात है, वहां पर सब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, सब कुछ है, डायरेक्ट प्लांटिंग की जा सकती है, ठीक है। फिर बोलता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल। बहुत बढ़िया चीज है ये, समझिए ध्यान से कि जब जो है एटमॉस्फेरिक जो कार्बन है ना, वातावरण में जो कार्बन है, वो किन किन स्वरूपों में वापस सॉइल में आ सकता है। हमारी जो गतिविधियां होती हैं उनसे क्या होता है दोस्तों कि सॉइल में और ओशियंस में, जमीन में और ओशियंस में, महासागरों में उपस्थित जो कार्बन है वो वापस रिलीज हो जाता है। ऐसी गतिविधियां हमारी हैं ज्यादातर। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग है ना। तो कुछ ऐसा किया जाए कि कार्बन वापस सॉइल में फिक्स हो जाए। तो अगर हम जीरो टिलेज करेंगे, सॉइल को वो नहीं करेंगे, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी बेटर हो सकता है उससे। तो तीनों ही सही है। ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। फिर देखिए पूछता है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो कि इको फ्रेंडली हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्या अर्थ हुआ भाई कि आप एक ही फसल रहते हुए हैं, तो एक ही फसल रहते हुएंगे तो उससे क्या होगा, क्या नुकसान होगा बताइए जरा। अविनाश बताओ, एक ही फसल, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। सर अगर हम एक ही फसल बोते रहेंगे तो आवाज फसल तो की नहीं, एक मिनट मेरा ही कहीं, हाँ मेरा तो ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज आ रही है? हाँ अब आइए, अब आइए। जी सर, अगर हम ये एक ही फसल बोते रहेंगे तो जैसा फसल की प्रकृति होती है या वो जिस तरह का खनिज अ, खेत से लेते हैं, एक ही फसल को बार बार बोने पे जमीन में उस खनिज की कमी हो सकती है। बिल्कुल सही और बात, आगे ये होगा कि खेत की जो उपज देने की क्षमता है वो कम हो सकती धीरे धीरे कम होती है, बिल्कुल। तो है। क्रॉप इसीलिए हम डाइवर्सिफिकेशन में बिल्कुल सही। तो एक एक ही जगह पर अलग अलग तरह की फसलें उगाइएगा तो ये इको फ्रेंडली है, बिल्कुल है, 100% है। नंबर 2,
लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, यानी लेग्यूम वाले जो हैं, अभी बात की थी हम लोगों ने, दलहन फसलें हैं जो, अगर उनको हम अच्छे से इंटेंसिफाई करें तो उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह के तहत उनका भी फायदा मिलेगा, यह इको फ्रेंडली लग रहा है। तीसरा है टेंशियोमीटर। टेंशियोमीटर क्या होता है जी? सॉइल में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर का मेजरमेंट के काम आता है, मॉइस्चर का टेंशन उसके उसको मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो सॉइल मॉइस्चर को जो है वो अच्छे से फिर बेटर वो यूटिलाइज करने के लिए वो एक पैरामीटर होता है, वो भी ठीक है। चौथा बोलता है वर्टिकल फार्मिंग, जगह कम है ना, खेती की जगह कम है, उसमें वर्टिकल फार्मिंग करने की कोशिश कीजिए जो स्ट्रेटा में, उसके लिए इस्तेमाल करें, वो भी इको फ्रेंडली है। बिल्कुल सही बात है। तो चारों के चारों सही है। ये कहाँ से, कोई स्पेशल पढ़ाई की जरूरत नहीं, करंट अफेयर्स में अगर आप पढ़ते रहे तो आपको पता चल जाएगा। फिर पूछता है कि इंडिया में कार्बोफ्यूरान, मेथाइल पैराथियोन, फलाना फलाना, इनको शक की नजर से या एक जो है संशय की नजर से देखा जा रहा है, क्यों? तो ये केमिकल्स जो है किसमें इस्तेमाल होते हैं? तो अगर आपने इसको सब जानते हैं, तो मतलब कॉमन सेंस की चीज है कि सब पेस्टिसाइड्स हैं, सबको मालूम है, कहीं ना कहीं आपने जीएस में कभी भी पढ़ा होगा तो पेस्टिसाइड्स पता चल जाएगा आपको। फिर पूछता है कि कौन सा ऐसा, इनमें से कौन से ऐसी फसलें हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देके आया हुआ, ये जनरल स्टडीज का, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा समूह है फसलों का जो नई दुनिया में, पहले नई दुनिया में आया है फिर उसको पुरानी दुनिया में ले गए हैं। तो इसमें नई दुनिया पुरानी दुनिया पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो ऐसा आपको अगर बताना चाहूँ मैं न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड में, तो ऐसे समझिए ना, अमेरिका जो है ना, अमेरिका एज ए देश नहीं, जो कॉन्टिनेंट है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को मोटा मोटी समझ लीजिए कि ये न्यू वर्ल्ड कहलाते हैं। इनकी खोज हुई थी ना, बाद में खोजे गए, सब खोजे गए हैं। और जो बाकी का है, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ये सब जो हम लोग हैं, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अफ्रीका वाला जितना एरिया हो गया, ये सब जो हो गया वो ओल्ड वर्ल्ड कहलाता है। तो आप वैसे भी कॉमन सेंस लगाइए, देखिए काटना, एक एक काटना शुरू करते हैं, एक एक तो उड़ाना शुरू करते हैं। डी से शुरू करिए, रबर, कॉफी और व्हीट। तो गेहूं, गेहूं कहाँ आया था पहले? आज के लेक्चर में हमको पता चल गया है गेहूं तो भाई, हाँ, इराक, सर मिडिल ईस्ट में। यस यस, वहां से फिर फैला है। तो पता चल गया कि तो ओल्ड वर्ल्ड का है, तो ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। फिर ऐसे ही शुगर केन, ठीक है, शुगर केन का भी वही, ये देखिए शुगर केन भी वही है, सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल वाला सारा चीज है। फिर टोबैको, कॉटन, कॉटन में मैटर फंस जाएगा, ठीक है, कॉटन भी आप जानते हैं कि कॉटन भी नहीं। तो टोबैको, रबर, एक ही ऑप्शन बचा है। तो एक एक चीज का खाली हमको अगर जानकारी की, तो इधर की फसल है, ये फसल तो इधर की, इधर की का मतलब क्या है, जिस समय आप क्रॉप्स पढ़ रहे हो उस समय पहला लाइन यही पढ़ी, हमारे नोट्स में सबसे पहला लाइन यही है कि ये कहाँ की फसल है, मूलतः कहाँ की फसल है। बस एक ही लाइन पढ़ना है और देखिए एक सवाल सही हो जाता, हो सकता है इससे। तो ये चालाकी भी बरकरार रखिए। ये जैसे गेहूं हम सब जानते हैं, ये भारत की फसल इंडिजिनस क्रॉप नहीं है, चावल है। अब इसी में कहीं राइस दिया होता तो हम फट से जान जाते कि नहीं, चावल तो हमारे ही यहाँ की क्रॉप है। इस प्रकार से आप, इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो आपको आइडिया ये वैसे भी जनरल नॉलेज में भी आना चाहिए। फिर क्या पूछता है, ये देखिए पूछ रहा है कि खरीफ फसलें जो हैं उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं भाई विचार। नंबर 1, चावल के कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा एरिया है क्या? देखिए सवाल पूछ लिया एरिया पे, क्या ये बात सही है कि चावल एक फसल के तौर पे चावल में सबसे ज्यादा एरिया चावल के अंतर्गत आता है? दूसरा, ज्वार, ज्वार के अंदर जो एरिया है वो तिलहन फसलों से ज्यादा है, दूसरा हो गया। तीसरा, कॉटन कल्टीवेशन मोर देन दैट ऑफ शुगर केन है, कॉटन ज्यादा जगह पे होता है शुगर केन से। चौथा है, एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टेडली डिक्रीज्ड, एरिया जो है शुगर केन के कल्टीवेशन में स्टेडली मतलब धीरे धीरे घटता ही गया है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। स्टेडली डिक्रीज, इस लेवल का परेशानी पैदा कर रहे हैं सवाल, सोच लीजिए आप। मैंने क्योंकि स्टैटिस्टिक पढ़ा था इसलिए मैं जानता हूं कि शुगर केन के कल्टीवेशन में जानते हैं क्या हुआ था पिछले 3-4 सालों में, क्या हुआ है कि घटा है, बढ़ा है, घटा है, ऐसे हुआ है। तो अब सोचिए किस लेवल तक जा रहा है यूपीएससी, कि इतने पे भी नहीं छोड़ रहा है कि खाली हम ये जान ले भाई कि भाई पिछले 5 साल पहले इतना था और अब इतना हो गया ना। आपको पिछले 2-3 साल में सजग रहना होगा कि अरे शुगर न्यूज आया है ये मैं बता देता हूँ ये क्यों पूछा गया सवाल, मैंने इसको हंट करने की कोशिश की फिर कि अरे ये सवाल कैसे आ गया। पता चला कि दिसंबर ये प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, ओके, प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है और दिसंबर 2018 का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रेस रिलीज है।
जिसमें ये आंकड़ा दिया गया है कि भाई ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, घटा बढ़ा घटा, तो आप जान जाएंगे उससे ही ये गलत है। ठीक है, तो एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट है, तो हम सब जानते हैं कि बात तो सही है, चावल पैदावार के एरिया वाइज बहुत ज्यादा है। फिर ज्वार का तिलहन से ज्यादा है, नहीं, ठीक है, ये ठीक नहीं लग रहा। फिर एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन, ये बात सही है। अभी हम देखे थे कि कहाँ से कहाँ तक गुजरात, सब जगह पे कॉटन जो है ब्लैक, क्योंकि वैरायटी ऑफ सॉइल्स में ये भी हो सकता है और इसलिए हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंड में क्या हो रहा है, शुगर केन का जो साउथ इंडिया में प्रसार हुआ है, शुगर केन जो है साउथ इंडिया में भी उसका प्रसार, उसके बाद भी कॉटन का एरिया अभी भी ज्यादा है। तो एक बार देखते हैं, हमने जो इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर 2 में, इसमें एटवाया नहीं था कि एरिया वाइज जो है, ये देखिए कॉटन, देख लीजिए आप आंख के सामने है आपके, कॉटन 5% से 7% हो गया है, शुगर केन 3% से 2% हो गया, तो घटा तो है लेकिन स्टेडीली नहीं घटा है। इस लेवल पे सवाल पूछ रहा है यूपीएससी कि बीच में बढ़ा भी था, घटा फिर बढ़ा फिर घटा ऐसे। और कॉटन का देख लीजिए, कॉटन 5% है और 7% है, तो कॉटन जो है शुगर केन से 3 गुने से भी ज्यादा एरिया में पैदा होता है। देख लीजिए आपके सामने यहीं पर, इसी इतना ही खाली ध्यान से देखे होते, ये देखिए खाली इसको ध्यान से देख लीजिए आप, तो कॉटन जो है शुगर केन की तुलना में 3 गुने से भी ज्यादा है, 2% की तुलना में 7% है। तो फट से आ गए ना, अगर आपको ये मालूम है तो सवाल सही हो जाएगा आपका। कहाँ गया हमारा जो प्रश्न हम कर रहे थे, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो देखते हैं इस पर लगाइए। एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन, एक मिनट, मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, सबसे लास्ट लाइन, चौथे नंबर का, ठीक है। एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन एज, सॉरी ये थर्ड पढ़ रहे थे, कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर केन, क्या ये बात सही है? कॉटन के अंदर जो एरिया है वो शुगर केन से ज्यादा है, क्या ये बात सही है? अब ये हमने देखा कि हाँ सही है, तो 3 नंबर तो सही है ही, तो 3 नंबर अगर सही है तो कम से कम ये चला गया, ठीक है। पहला हम जानते हैं कि ये सही है, तो ये चला गया। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। ज्वार का हम देख ही चुके हैं, ठीक है, कि तिलहन फसलों में देखा ना, मूंगफली सब मिला लीजिए तो बहुत ज्यादा है। ऑयल सीड्स एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया ना मेरे दोस्तों, आप समझ रहे हैं मेरी बात। सरसों मिला लीजिए, राई मिला लीजिए, ग्राउंड नट मिला लीजिए, सोयाबीन मिला लीजिए, ये तो बहुत बड़ा ग्रुप हो गया ना ऑयल प्रोड्यूसिंग, रेड सीड ग्रुप। ऑयल सीड ग्रुप हो गया, तिलहन फसलें हो गई, और यहाँ सिर्फ ज्वार की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक नजर और देख लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन ही एरिया पे ही बनाया हुआ है, आप देखिए ना, ये पूरा क्वेश्चन एरिया पे ही बनाया हुआ है। ऑयल सीड्स कितना है? 14%, देखिए। और ज्वार याद है किसी को? हम पहले सबसे पहला चीज यही बोले थे ज्वार के बारे में कि सिर्फ 5.5%। इस प्रकार से सवाल ये पूछ रहे हैं, बना रहे हैं सवाल, और हमको सावधान रहना चाहिए। फिर देखते हैं, ठीक है, सब सवाल हो गए। हाँ, तो ये 19 और 20 में मिलाकर इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो मेरा कहना यह है कि अब चलिए इसको समराइज करते हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे। मैं आपको बहुत छोटी सी 3-4 पॉइंट छोटे से बताना चाहता हूँ, वो आप ध्यान रखिएगा। नंबर 1, जब भी किसी क्रॉप को पढ़िए, ठीक है, तो उसको इकोनॉमी का पार्ट अलग कर दीजिए, इकोनॉमी वाला पार्ट अलग कर दीजिए। इसका क्या अर्थ हुआ, हल्का फुल्का जान लीजिए कि दुनिया में टॉप 3 कौन है, इंडिया में टॉप 3 कौन है, हो गया, इसको अलग कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, इकोनॉमी अलग हो गया, ज्योग्राफी, सॉइल कैसा चाहिए होता है इसको, टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है इसको, और वर्षा, सॉइल मॉइस्चर टेम्परेचर की इसकी जरूरत क्या है इस फसल की। दूसरा पॉइंट ये लिख लीजिए, ये जान जाना है। तीसरा पॉइंट, क्या इसके कल्टीवेशन से संबंधित कोई स्पेशल टेक्निक है, जैसे चावल में जापानीज टेक्नोलॉजी, फलाना टेक्निक, ये आपको हल्का सा पता हो जाए। चौथी चीज, इंडिया के एरिया में, प्रोडक्शन में और यील्ड में, इन तीनों मानदंडों पर, 3 पैरामीटर्स पर, एरिया, प्रोडक्शन और यील्ड का कंपैरिजन अगर किया जाए तो कौन कहाँ है।
कौन सा स्टेट कहाँ है, ये हो गया। ठीक है, फिर चौथी चीज क्या ध्यान रखनी है कि इसका साइंस, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स में भी कोई लेना देना है क्या, यानी कौन से पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कौन सा फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट है। हल्का सा ये जान लिया, कौन सी क्रॉप के लिए क्या फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट है। पांचवी चीज, फर्टिलाइजर पे बार बार पूछ रहा है इसलिए सतर्क हो जाइए। मुख्य रूप से कितने फर्टिलाइजर होते हैं, उनका सही रेशियो क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इनका आपस में रेशियो, सही रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, और कौन सा फर्टिलाइजर किस प्रकार की इंडस्ट्री से आता है, पैदा होता है, ये जान लिए। फर्टिलाइजर के बारे में कंप्लीट हो गया। और एक चीज मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बता रहा हूं आपको, आपको वैसे भी पता होना चाहिए, अगर आप गांव देहात में रहे हैं तो वैसे भी पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी इच्छा है कि आप उसको भी पढ़ लीजिए, यूपीएससी कभी भी पासा फेंक सकता है। और वो है कि कौन सी फसल के सबसे मुख्य 3 रोग कौन से हैं, डिजीजेज। चावल में सबसे भयानक रोग कौन सा लगता है, गेहूं में सबसे महत्वपूर्ण 3 रोग कौन से हैं, ये भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। बस सिर्फ नाम याद कर लीजिए, ज्यादा डिटेल में न जाइए, क्योंकि नाम मालूम होना चाहिए। ये जो है रस्ट 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 वाला रोग किस में लगता है, फलाना रोग किस में लगता है, हल्का सा मालूम होना चाहिए। और ये मुख्य रूप से किसके लिए याद करिएगा, जो सबसे ज्यादा हमारे आसपास चारों तरफ दिखती हैं, जैसे चावल, गेहूं, शुगर केन, कॉटन। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट फसलें हैं, इनके कुछ रोग जान लीजिए, दो दो रोगों के बारे में भी जान लीजिए। जब ये हो जाए तो इसके बाद सिर्फ लास्ट चीज आपको ये पढ़नी है। इतना अगर आप पढ़ चुके हैं तो मेरा विश्वास है कि आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे, और मान लीजिए 6 सवाल पूछता है तो 3 सवाल उसमें से सही कर ले जाएंगे। लेकिन आगे और सक्सेस रेशियो बढ़ाना है तो मेरी ऐसी मान्यता है कि आप एक काम बस खाली और कर लीजिए, करंट अफेयर्स में एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजीज, हाइड्रोपोनिक्स, फर्टिगेशन, ठीक है, बायो फलाना, जिस इस तरह के जितने भी टर्म्स हैं, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट खाली उनके बारे में पढ़ बस। एग्रीकल्चर के बारे में मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए इससे ज्यादा इनपुट आउटपुट रेशियो इसके बाद जो है गड़बड़ाने लगता है, कि आपसे मैं मेहनत भी बहुत करवा लूँ, उसके बाद पता चला वो अनसर्टेनिटी तो बनी ही हुई है कि सवाल फिर भी ना हो, तो इससे अच्छा उतनी मेहनत ऐसे एरिया में करिए जहाँ ज्यादा सर्टेनिटी। तो एग्रीकल्चर में मानता हूँ कि इन 3 हेडिंग्स में समाप्त हो सकता है। जब हम मेंस पढ़ेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम मेंस की तैयारी करेंगे तब मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, और जो है कैसे पॉलिटी में कैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, पहली पंचवर्षीय योजना से अभी तक, लिबरलाइजेशन के पहले, उदारीकरण के पहले, उदारीकरण के बाद एग्रीकल्चर के एज अ सेक्टर क्या चेंज हुआ है, कैसे उसमें क्या क्या चीजें उन्नत हुई हैं, क्या क्या गिरी हैं, हॉर्टिकल्चर ने कैसा परफॉर्म किया है और क्या कारण है उसके। जो है कॉटन की जो फसल है वो मूल रूप से कहाँ पैदा होती थी, पहले कॉटन वाले एग्रो, हाँ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसका एक चैप्टर है, वो मैं आपको स्कैन करके दे दूंगा, हल्का सा एक नजर से देख लीजिए। कॉटन की इंडस्ट्री जो थी वो पहले बंबई के चारों ओर क्यों डेवलप हुई, फिर उसके बाद इधर से फैली क्यों, फिर वो अहमदाबाद क्यों शिफ्ट हो गई, क्या कारण थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे जो इकोनॉमिक्स में, वो कैसे उन्होंने उसको वहां से वहां शिफ्ट कर दिया। शुगर केन ले लीजिए, शुगर केन कैसे पहले नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता था, फिर धीरे धीरे साउथ इंडिया में क्यों शिफ्ट हो गया, लेबर यूनियन की क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें क्या थी। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, वो मेंस के लिए काम आएगा, आप एनालाइज कर सकें। तो हल्का सा आइडिया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का प्री के लिए कर लेंगे तो बहुत है, उतना बहुत है, उसको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप समझ गए। तो मैं आशा करता हूं कि एक हल्का सा ब्रीफ ओवरव्यू आपको कम से कम सेल्फ स्टडी के लिए मैं तैयार कर सकूं, हम लोग तैयार कर सकें, यही इसका पर्पस है। आप सब जानते हैं, मेच्योर हैं कि स्पून फीडिंग संभव नहीं है, यूपीएससी के एग्जाम में होनी भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ही ये 2 लेक्चर जो मैंने तैयार किए थे वो इस प्रकार से थे। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें और समय ना बर्बाद करें। आप अब आप जब फ्रेमवर्क समझ गए हैं तो आप इस फ्रेमवर्क के तहत ही एग्रीकल्चर की पढ़ाई कीजिएगा। 10 क्रॉप निकाल लीजिए, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मिलेट्स हो गए, 3 हो गए, फिर चले आइए शुगर केन पे, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, ऑयल सीड हो गया, पल्सेस हो गई, और टी, कॉफी, रबर, घूम घुमा के यही है। इनको इन्हीं 4-5 पैरामीटर जो हमने डिस्कस किए हैं उनके तहत आप पढ़ लीजिए। मेरा विश्वास है कि इसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि हम एलिमिनेशन, कम से कम एलिमिनेशन होगा, और हो सकता है कि आप पॉजिटिवली भी आंसर्स को करेक्ट कर सकें।
ठीक है, तो आज यहीं विराम देते हैं, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है थोड़ा, और आप इसको पढ़िए। कल तबीयत सही रही तो जो कुछ बचा कुचा कुछ रेजिडुअल है वो भी पढ़ा देंगे, वरना आप थोड़ा सेल्फ स्टडी करते रहिए। मैं आपसे क्वेश्चन बना बना के आपको मैं क्वेश्चन बना बना के दे दे के उस बहाने भी डिस्कस करके आपसे आपकी तैयारी हो जाएगी, उससे आप चिंता न करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यस पीडीएफ में शेयर। थैंक यू सर थैंक यू सर। थैंक यू सर थैंक यू, प्रणाम। हाँ।